हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी साइंस की 2 क्लासेस हो चुकी थी और हमने बहुत सारे इसमें टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज अपन साइंस के अंदर एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखना वो टॉपिक कौन सा है। आज अपन ऊष्मा, तापमान और ऊष्मा संतरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसी के साथ अपन न्यूटन का शीतलन का नियम और जल का असंगत प्रसार, तापीय प्रसार, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो सारा हीट और जो आपका टेम्परेचर, तापमिति जो है, ये सारा एक ही साथ अपन यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन जैसे जानते हैं ऊष्मा एवं तापमान, ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें अपन जानते हैं कि ऊष्मा क्या होती है और अपन जानते हैं कि तापमान क्या होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखना दोस्तों, तापमान क्या होता है। वस्तु की शीतलता या उष्णता का जो मापन होता है, जो गुण होता है, वो क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। और तापमान के कारण ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यानी आप देखते हो, जैसे आप चाय पीते हो, कुछ देर बाद बोलते हो कि चाय ठंडी हो गई। तो चाय ठंडी कैसे हुई? कि उच्च तापमान से ऊष्मा निम्न तापमान की ओर गमन करने लगती है, तो हम बोलेंगे कि चाय ठंडी हो गई। यानी कि ऊष्मा का गमन भी तापमान के कारण ही होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा गमन करती है। तो तापमान क्या हो गया? वस्तु की उष्णता या शीतलता का जो गुण है, यही तापमान कहलाता है। इसके बाद अपन समझते हैं ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, समझना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और अपन ऊर्जा को पढ़ चुके हैं। मैंने पहली क्लास में ऊर्जा को डिटेल से पढ़ा दिया। तो जो ऊर्जा के बारे में पढ़ा वही ऊष्मा के बारे में। जैसे ऊर्जा कैसी राशि थी? अदिश। तो ऊष्मा भी कैसी राशि होगी? अदिश। ऊर्जा को किससे माप रहे थे? जूल में। मात्रक उसका जूल था, तो इसका भी क्या होगा? जूल। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जिसको अपन थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जूल और कैलोरी में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ये संबंध आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार। देखना, 1 कैलोरी बराबर 18 जूल होता है। यहाँ से भी पूछ लेता है 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो देखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1 कैलोरी बराबर 4.18 इंटू 1 जूल, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इंटू 1 से गुणा करने में कोई फर्क थोड़ी पड़ता। इस 1 जूल को इधर ही रहने दो और ये 4.18 को इधर भेजो, तो किस में आ जाएंगे? भाग में। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4.18 कैलोरी। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, पूछा हुआ है 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो बहुत सारे ये याद करके गए थे और जो इसमें एक 4.18 चिपका के आ गए, जबकि सही आंसर क्या था? 1/4.18 कैलोरी। क्वेश्चन क्या था कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो 1 जूल में 1/4.18 कैलोरी होते हैं। ये उसका राइट आंसर देना था। तो ये आपको ऊष्मा के बारे में ध्यान रखना। ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, अदिश राशि है। इसको जूल में मापते हैं, कैलोरी में भी इसको माप सकते हैं। और जूल और कैलोरी में क्या संबंध होता है आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे अपन कुछ और पढ़ते हैं। जैसे विभिन्न ताप पद्धतियां। ताप पद्धतियां कौन कौन सी होती है? तो आप कौन कौन सी ताप पद्धतियों के बारे में जानते हैं, जरा अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आपने सुना होगा एक सेल्सियस के बारे में, जिसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, जिसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। तो ये सेल्सियस या सेंटीग्रेड। दूसरी आप जानते हो फ़ारेनहाइट के बारे में। तीसरा आप पढ़ते हो केल्विन के बारे में और एक आप पढ़ते हो रूमर के बारे में। ओके, तो ये डिग्री रूमर लिखते हैं इसको भी, है ना। तो तापमान पद्धतियां वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक तो सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक डिग्री रूमर। अब देखना, ये तापमान पद्धतियां जो होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है। इनमें तापमान अपन कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए, किसी भी चीज का मापन करने के लिए अपने पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा कितने हो सकते हैं? जैसे आप मान लो स्केल से भी कोई चीज़ का मापन करते हो, कोई लाइन खींचते हो, उसको मापते हो, तो आप एक सिरा 0 पर रखते हो और दूसरा सिरा देखते हो कि कहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए। तो किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर आप तापमान का अगर मापन करते हो, किसी पद्धति में ताप को पढ़ते हो, तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि 2 पॉइंट कौन से माने। तो देखना, हम यूनिवर्सल या सार्वत्रिक रूप से अगर बात करें तो जल की बात करते हैं। जल द्रव है, आपने देखा होगा जल द्रव है, लेकिन इसको ठंडा किया जाए तो ये जम जाता है। जहां पर जल जम जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? जल का जमाव बिंदु। अगर आप जल को गर्म करो तो गर्म करने पर एक अवस्था ऐसी आती है कि ये वाष्प में या जलवाष्प में बदल जाता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? क्वथन बिंदु। तो जल का अपन जमाव बिंदु उठा लेते हैं, जल का क्वथन बिंदु उठा लेते हैं। ये दोनों अपने पास 2 पॉइंट हो गए, है ना। इसी के रेस्पेक्ट में अपन सारी ताप पद्धतियों के बारे में बात कर लेंगे। तो जहां पर जल जम जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है, इसी को अपन बोलेंगे उसका जमाव बिंदु, या अपन इसको क्या बोल देंगे? लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि लो वाला पॉइंट, सबसे लो वाला पॉइंट।
और जहां पर जल जो है वाष्प में बदल जाता है उसको अपन बोलेंगे अपर फिक्स पॉइंट, यानी कि यूएफपी। समझने के लिए कि अपन को कोई भी चीज मापन करना है तो 2 पॉइंट होना चाहिए अपने पास। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको एलएफपी लोअर पॉइंट बोल दिया और सबसे ऊपर वाले को जो है यूएफपी या अपर फिक्स पॉइंट बोल दिया। तो अब डिग्री सेल्सियस की बात करें कहां से कहां तक होती है, तो देखना दोस्तों डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है, जिस पर क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है। अब यहाँ पर इसका जो अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 32 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है और 212 डिग्री सेल्सियस इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। इसी तरह से केल्विन की बात करें तो 273.15 केल्विन इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है और 373.15 केल्विन इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। अब ये जो 1.5 लिया ना अपनों ने, ये तो बहुत पॉइंटों में, लेकिन अपन सुपरफिशियल क्या लेके चलेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट 273 लेके चलेंगे और अपर फिक्स पॉइंट 373, यानी 0.15 को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको देखेंगे नहीं। रूमर की बात करें तो 0 रूमर जो होता है ये लोअर फिक्स पॉइंट और जो अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 80 रूमर होता है। तो ये सारणी आपके सामने दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट सारणी, अच्छे क्वेश्चन बनाने लायक सारणी है, देख लो इसको अच्छे से। डिग्री सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक, 0 से 100 तक। केल्विन की बात कर ले 273 से 373 तक। फ़ारेनहाइट की बात कर ले 32 से 212 तक। इसके बाद रूमर की बात कर ले तो 0 से लेकर के 80 तक। ओके, यहाँ पर अपन एक और बात देख लेते हैं, 0 से 100 के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस है। 32 से 212 के बीच में डिफरेंस कितना है, 180 का डिफरेंस है। 273 से 373 के बीच में डिफरेंस 100 का है और 0 से 80 के बीच में डिफरेंस 100 का है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखना यहाँ से इस सारणी से एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन सा, निम्न में से कौन सी ताप पद्धति ऐसी है जिसमें डिग्री नहीं लगाई जाती है ना। तो ध्यान रखो, जैसे डिग्री सेल्सियस लिखा हो, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हो, डिग्री रूमर, लेकिन केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं लगी हुई है, तो ध्यान रखना केल्विन के साथ ऐसे नहीं लिखते, डिग्री केल्विन ऐसे नहीं लिखते, वो गलत होता है, सिर्फ केल्विन ही लिखा जाता है। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन, थोड़ा और जानते हैं विभिन्न ताप पद्धतियां जो होती है इनको आपस में रूपांतरण कैसे किया जाता है, आपस में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस बटा हुआ 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा हुआ 180 बराबर केल्विन -273 बटा हुआ 100 बराबर रूमर बटा हुआ 80। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ताप पद्धति को आपस में इधर उधर चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना होगा। ओके, जैसे आपको बोल दे 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से इन दोनों को उठाना है। डिग्री सेल्सियस बटा हुआ 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा हुआ 180, ऐसे करना है। फिर डिग्री सेल्सियस कितना दिया था 50, तो यहाँ पे 50 रख दो तो आपका फ़ारेनहाइट का मान आ जाएगा। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस केल्विन का पूछ ले तो बताना है, रूमर और केल्विन का पूछ ले तो जो दो पूछे वो आपस में इस तरह से आपको रखते जाने हैं। और मेन फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, मेन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डिग्री सेल्सियस बटा हुआ 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा हुआ 180 बराबर केल्विन -273 बटा हुआ 100 बराबर रूमर बटा हुआ 80। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से देखो, रूमर के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, ये इतना मार्केट में चलता नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी दो चलेगा, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इन तीनों में से ये दोनों तो कोई बात नहीं, लेकिन केल्विन और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आपस में आ जाए तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस बटा हुआ 100 और केल्विन में क्या लिखा हुआ है, केल्विन -273 बटा हुआ 100। तो इन दोनों का अगर क्वेश्चन आ जाए कि मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलो या कैसे भी आ गया, तो डिग्री सेल्सियस बटा हुआ 100 बराबर केल्विन -273 बटा हुआ 100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो केल्विन बराबर होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्योंकि ये वाला 273 इधर आएगा तो माइनस का जो प्लस का हो जाएगा, तो ये सूत्र बन गया। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, कभी भी डिग्री सेल्सियस या केल्विन को आपस में बदलना हो तो ध्यान रखना, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो, सिंपल सा है। ओके, देखना एक बार फिर से, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, क्या बना था, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो। ये सीधा फंडा ध्यान में रखना, बाकी तो फॉर्मूला बड़ा वाला याद रखनी है, ये शॉर्ट में है ना। आगे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को संतुष्टि हो जाए। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में अति चालकता की घटना 95 केल्विन पर प्रेक्षित की गई,
तो बताइए यह ताप किसके तुल्य है, मतलब ये पूछ रहा है कि घटना कोई भी परीक्षित हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उससे अपने को लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है 95 केल्विन है, तो ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दे रखे। तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर क्या होता है केल्विन, ये सूत्र अपने को पता है। ओके, तो ये केल्विन में कितना दिया इसने, केल्विन में इसने 95 दिया है, बराबर डिग्री सेल्सियस में तो पूछा है प्लस 273। तो ये 273 इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 95 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से घटा लो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 273 में से 95 घटा लो, 273 में से अपन कितना घटा लेंगे 95, 95। तो देखना, अरे भाई चल जा, 13 में से 5 गए तो 8, इधर रह गए 6, 6 में से 9 नहीं जाते, 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7, और इधर है 178। लेकिन ये तो 95 छोटा है, 273 बड़ा है, तो माइनस का 178 आएगा। यहाँ पर नहीं बात करें, यहाँ पर बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस का 178। अब देखो इसमें माइनस का 178 कौन सा है, ये वाला, तो ऑप्शन 4 वाला राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, इजी क्वेश्चन था। हाँ, अवस्था परिवर्तन की बातें कर लेते हैं अपन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है, देखना, ठोस होता है एक, तो एक होता है द्रव, एक होता है गैस। ये आपस में अलग अलग अवस्थाएं हैं। देखना, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं आपस में बदल सकती है। मान लो जैसे बर्फ की बात करें, बर्फ है, बर्फ को तुम गर्म करो तो बर्फ किस में बदल जाएगी, जल में, तो ठोस में किस में बदल गया, द्रव में। तो बर्फ का जल में बदलना या ठोस का द्रव में बदलना, इसको गलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गलन कहते हैं। ओके, इसी तरह से किसी द्रव का गैस में बदलना, द्रव का किस में बदलना, गैस में। जैसे मान लो जल का वाष्प में बदलना, तो इसको क्वथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्वथन कहा जाता है। इसी तरीके से देखना दोस्तों, किसी गैस का, अगर बात करें अपन गैस की, किसी गैस का ठोस में बदलना या ठोस का बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलना, ये जो चीज होती है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ओके, अब उल्टा चलते हैं, किसी गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, ये संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन। किसी द्रव का ठोस में बदलना, ये जमाव या हिमायन कहलाता है, जमाव या हिमायन। ओके, अब यहाँ पर बात आ गई ठोस का गैस में बदलना, ठोस का बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलना, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। अब बोला जाता है कि गैस का बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदलना, ये क्या कहलाएगा, तो सारी बुक्स में या जनरली ज्यादातर बुक्स में ऊर्ध्वपातन लिखा होता है, लिखना सही भी है, लेकिन इसके लिए अच्छा शब्द अपन यूज कर सकते हैं, होरफ्रॉस्ट, होरफ्रॉस्ट, निहारिका जिसको बोला जाता है हिंदी में। और इसका एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं सफेद पाला, इसका एग्जाम्पल क्या है, सफेद पाला, ये है। ओके, ऊर्ध्वपातन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत से पदार्थ जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन ऊर्ध्वपातन दर्शाती है। I2 जो होती है ठोस, ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। कपूर, नौसादर, ये ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ठोस CO2 जो होती है, ठोस CO2, ये इंपॉर्टेंट, ठोस CO2 ऊर्ध्वपातन दर्शाती है। ठोस CO2, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, इसको ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। ये ध्यान बन रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अवस्था परिवर्तन के ऊपर क्वेश्चन बन गए थोड़े से ना। अब मैं आपको कुछ बता रहा था, सुनना ध्यान से। हाँ, ठोस का द्रव में बदलना, समझना, किसी भी ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलेगा उस तापमान को गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। तो गलन कहाँ पर होता है, गलनांक पर होता है। जैसे कि ठोस द्रव में जो बर्फ होता है वो जल में कितने ताप पर बदलता है, तो अपन बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो बर्फ है उसका गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे किसी द्रव का गैस में बदलना ये क्वथन कहलाता है, और ये जिस तापमान पर होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ध्यान रखना है ना। तो अब देखना, जो गलनांक होगा, जो हिमाव भी जैसे द्रव है, इस द्रव का ठोस में बदलना उल्टा अगर देखा जाए तो इसको अपन हिमायन बिंदु कहेंगे या जमाव बिंदु कहेंगे, और इसका मान उतना ही होगा जितना गलनांक का मान होता है। आगे बात समझ में, तो आप गलनांक की बात कर लो, चाहे जमाव या हिमायन बिंदु की बात कर लो, ये सेम होगा। पूछा जाए कि द्रव जो है ये ठोस में बदल रहा है, मान लो कोई जो जल है ये बर्फ में बदल रही है, कितने तापमान पर बदलेगी, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बदलेगी। जैसे क्वथनांक पूछ लिया कि आपका जो जल है ये जल गैस में 100 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है, तो आपको पूछे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस बताना है। ये हो गई अवस्था परिवर्तन की बातें। अवस्था परिवर्तन के बाद अपन कुछ और समझते हैं, जैसे गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, इसको ध्यान समझना, बहुत ही प्यारी बात है, सुनना ध्यान से।
कोई भी मान लो ठोस है, जैसे मान लिया अपनों ने बर्फ, एग्जांपल लेके चलते हैं, बर्फ है अपने पास, क्या है बर्फ, ये बर्फ है अपने पास। अपन क्या करते हैं, बर्फ को उष्मा देते, ये त्रिभुज बना रहा हूं ना, ये उष्मा देने का निशान। बर्फ मान लो ये बर्फ -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तापमान पर थी बर्फ, आपने इसको उष्मा दी, तो इस उष्मा की वजह से बर्फ का तापमान बढ़ेगा, बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ का तापमान बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते ये बर्फ जो होगी, ये बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदल जाएगी। आप इस बर्फ को और गर्म करोगे तो ये जल में बदलेगी, और वो जल भी 0 डिग्री सेल्सियस का होगा। फिर आप इसको और गर्म करोगे तो ये बर्फ जो होगी जल में ही रहेगी, लेकिन इसका तापमान बढ़कर मान लो 10, 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इसका तापमान बढ़ता जाएगा। आगे करोगे तो आगे 100 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलेगी, फिर वाष्प में। तो मैं पूरा बना नहीं रहा, बोर्ड होता तो पूरा बनाते। अभी इतना देखो, आपने देखना, आप उष्मा दे रहे हो, यहाँ पर देखो आप उष्मा दे रहे हो, तो बर्फ का तापमान -23 से 0 हुआ, यानी कि तापमान बढ़ा, टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा। ओके, फिर आपने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी, इसको उष्मा दी तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल बन गया। क्या यहाँ पर तापमान बढ़ा, क्या इधर भी तापमान 0, इधर भी तापमान 0, तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नियत रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर 0 डिग्री सेल्सियस के जल को आपने उष्मा दी तो ये 25 डिग्री सेल्सियस का जल बन गया, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ा। तो देखना, जब बर्फ थी, गर्म की बर्फ बनी, इस समय आपका तापमान बढ़ रहा था, जब जल था, गर्म किया, जल ही रहा, तब भी तापमान बढ़ रहा था। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को गर्म करके 0 डिग्री सेल्सियस का जल बनाया, उस समय तापमान नहीं बढ़ा। इसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। ये जो स्टेज है इसको क्या बोलेंगे अपन, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। ओके, अवस्था परिवर्तन। अब देखना दोस्तों, अवस्था परिवर्तन पर तापमान क्या रहता है, नियत। ये ध्यान रखना, राज की बात है। अवस्था परिवर्तन पर ताप और दाब नियत रहते हैं, यानी बदलते नहीं है। जैसे अभी आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी, गर्म किया तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल बना, तो यहाँ पर तापमान नियत था। तो जब भी किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, उस समय ताप और दाब नियत रहते हैं, यानी उनमें बदलाव नहीं होते, चाहे आप उष्मा दो। तो हमने तो बर्फ को गर्म किया था, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को गर्म किया, तभी वो 0 डिग्री सेल्सियस का जल बना। तो आपने गर्म किया मतलब आपने उष्मा दी, लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तन हुई, उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी अवस्था परिवर्तन के समय दी गई उष्मा तापमान में वृद्धि नहीं करती, बल्कि उसकी अवस्था में ही परिवर्तन करती है। तो इस उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। और पारिभाषिक रूप से ऐसे बताते हैं कि इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा किताब में लिखी होती है, इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय दी गई उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। और समझाने के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया फ्लो चार्ट बना करके कि बर्फ 0 डिग्री की थी, तुम गर्म कर रहे थे, फिर भी वो 0 डिग्री का जल बन रहा था, तापमान नहीं बढ़ रहा था, तो वो जो उष्मा थी उस समय अवस्था परिवर्तन में काम आ रही थी। ये जो गुप्त उष्मा होती है, ये गुप्त उष्मा 2 तरह से परिभाषित की जाती है। एक तो होती है वाष्पन की उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, और एक होती है गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की या पहले बात कर लेते हैं, जैसे गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है, इकाई द्रव्यमान के ठोस को द्रव में बदलने के लिए, इकाई द्रव्यमान के ठोस को द्रव में बदलने के लिए दी गई उष्मा गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। इसी तरह से वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होगी, इकाई द्रव्यमान के द्रव को गैस में बदलने के लिए दी गई गुप्त उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। जैसे अपन बात करें जल के रेस्पेक्ट में, तो आप इकाई द्रव्यमान का जल लेते हो और उसको जलवाष्प में या गैस में बदलते हो, तो कितनी गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर 540 कैलोरी पर ग्राम उष्मा की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप जैसे बर्फ की बात करो, बर्फ को आप जो किस में बदलते हो, जल में, तो यहाँ पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए कितनी गुप्त उष्मा चाहिए होती है, तो यहाँ पर 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होती है। ओके, तो ये ध्यान में रखने लायक बात है। अब देखना दोस्तों, ये हो गई गुप्त उष्मा की बातें। गुप्त उष्मा क्या है, अवस्था परिवर्तन के समय दी गई उष्मा तापमान नहीं बढ़ाती है, केवल अवस्था परिवर्तित करती है, तो इस उष्मा को अपन गुप्त उष्मा कहते हैं। आगे बढ़ जाओ, आगे अपन बात करते हैं प्रावस्था वक्र। प्रावस्था वक्र क्या होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इनकी अलग अलग प्रावस्था, इनके मध्य अपन क्या कहते हैं, तापमान और दाब के मध्य ग्राफ खींच सकते हैं। तो इस ग्राफ को अगर खींचे तो इसको प्रावस्था वक्र कहते हैं, और अपन जल के लिए प्रावस्था वक्र देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।
देखना जल का प्रावस्था वक्र ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस जगह देखना ये 0 डिग्री टेम्परेचर, ओके। 0 डिग्री तापमान जो होगा यहाँ पर, इसके इधर इधर का जो है यहाँ पर सारा ठोस होगा, इधर सारा द्रव होगा और इधर सारा गैस होगा। ध्यान में रखना, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखना कि अगर आप इस वक्र की बात करो तो यहाँ पर ठोस है, ठोस का तापमान बढ़ाया तो इधर द्रव बन गया, और द्रव का तापमान बढ़ाया तो इधर गैस बन गया। या ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर देखना दोस्तों, इसको अपन नाम देते हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, नाम दे रखा है इसका ए पॉइंट, ये डी, ये बी, ये सी और ये ई। तो देखना दोस्तों, अगर बात कर दे ए डी वक्र की, तो ये एडी वक्र क्या है, इस वक्र को देखो, एडी वक्र क्या है। तो एडी वक्र में आपको इधर इधर क्या नजर आ रही है, ये तो गैस है, देखो ये वाली गैस, ये गैस इधर ठोस है। तो ठोस क्या है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल रहा है। तो एडी वक्र को क्या कहा जाता है, तो एडी वक्र को ऊर्ध्वपातन वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन वक्र। इसी तरह से अपन बात करें इस ए बी वक्र की, ए बी वक्र यानी कि ये वाला वक्र, तो यहाँ पर देखो आप, ये सीधा गलती से लाइन टेढ़ी हो गई, ये ए बी वक्र ये रहा सीधा वाला वक्र। तो यहाँ पर देखो इस इलाके में तो सारा ठोस है और इधर सारा द्रव है, तो ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में। तो ए बी वक्र की बात कर ली जाए तो इस वक्र को या इस लाइन को कौन सा वक्र कहेंगे, तो आप देखो ठोस द्रव में बदल रहा है, यानी क्या हो रहा है, गलन। तो इसको गलन वक्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गलन वक्र। इसी तरह से अपन इसकी बात कर ले ए सी वक्र की, तो ये रहा ए सी वक्र। ए सी वक्र पर आप देखो तो यहाँ पर द्रव किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो इसको क्वथन वक्र कहा जाता है, क्वथन वक्र। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखना ए पॉइंट की बात करें तो इस ए पॉइंट पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं संभव है। इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु। ये हो गई जल के प्रावस्था वक्र की बातें। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ऐसा ध्यान रखना ऐसा कुछ वक्र होता है, सुनने में आ रखा है। हाँ, आगे अपन और बात करते हैं जूल का नियम की। देखना जूल कौन था, जूल एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट तो क्या था, पहले ये लोहार था। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अपन जैसे हथौड़ा होता है ना, लोहार हथौड़ा चलाते हैं, तो हथौड़े से आप किसी मान लो धातु को पीटते हो तो उसका आकार, आकृति वगैरह बदल जाती है। आप महसूस करना, कभी उसने महसूस किया था, उसने देखा, नोटिस किया उसने कि हथौड़े से जब धातु पर प्रहार किया जाता है और प्रहार करने के तुरंत बाद अपन उस धातु को टच करते हैं तो धातु थोड़ी सी गर्म महसूस होती है, हथौड़े का अगला सिरा भी थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो उसने सोचा कि हमने हथौड़े को ऊपर उठाया, फिर ऊपर से हथौड़े को नीचे लेकर आ गए, यानी हमने कार्य किया, फिर उस धातु को टच किया तो गर्म महसूस हुई, यानी हमने जो कार्य किया था वो कार्य उष्मा में चेंज हो गया। अपन जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उष्मा उतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी, जितना कम कार्य करेंगे उष्मा उतनी कम उत्पन्न होगी। यानी किए गए यांत्रिक कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है और उष्मा को भी यांत्रिक कार्य में बदला जा सकता है। इसी को जूल का नियम कहते हैं। तो क्या है जूल का नियम, किया गया यांत्रिक कार्य उष्मा में बदला जा सकता है या फिर उष्मा को यांत्रिक कार्य में बदला जा सकता है, इसे जूल का नियम कहते हैं। तो मैं बता रहा था, जैसे ज़्यादा काम करोगे आप, ज़्यादा हथौड़े से पीटोगे तो लोहा ज़्यादा गर्म होगा, तो ज़्यादा काम करोगे यानी W आपने ज़्यादा किया तो उष्मा ज़्यादा उत्पन्न हुई। तो W समानुपाती Q, यानी किया गया यांत्रिक कार्य उष्मा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती को हटाते थे एक नियतांक आता है जिसको J लिख देते हैं, JQ। JQ जो आया यहाँ पर, J जो है इसको जूल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल नियतांक। और यहाँ पर अगर बात की जाए Q जो होती है उष्मा है, और उष्मा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में। और W जो है कार्य है, कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। तो अब देखना यहाँ पर J की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका 4.18 मान होता है इसका J का। लेकिन इसका मात्रक कैसे निकालते तो वो देखना, अगर तुमको यहाँ पर कहा जाए J निकालो तो आप क्या लिखोगे, W/Q। और J का जो क्या कहते हैं इसका मान होता है ये 4.18 होता है। अब W का ये ऊपर तो क्या रहा, W किस में मापते हैं, जूल में। तो जूल बटावा नीचे क्या है, Q को किस में मापते हैं, कैलोरी में। जूल बटावा कैलोरी। तो कभी पूछ ले कि भैया जी बताओ जूल नियतांक का मान कितना होता है, तो आपको क्या बताना, 4.18। अब कैलोरी बटा जूल होगा कि जूल बटा कैलोरी होगा, ये ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे। तो याद रखना जूल बटा कैलोरी होता है, ये याद रख लेना फॉर्मूला। W बराबर JQ, J निकाला तो W/Q हो गया, यानी जूल बटा कैलोरी हो गया। यही जूल का नियम है। यहाँ पर W क्या है, तो W यांत्रिक कार्य है, Q क्या है, Q उष्मा है। अब देखना जूल के नियम के बाद अपन देखते हैं उष्मा संचरण। उष्मा का संचरण क्या होता है, तो देखना उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना उष्मा संचरण कहलाता है। उष्मा का किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना उष्मा का संचरण कहलाता है। उष्मा संचरण 3 विधियों से होता है, संवहन, चालन और विकिरण। तो उष्मा संचरण की 3 विधियां होती है, इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे संवहन की। उष्मा संचरण की 3 विधियां, पहले संवहन। तो संवहन की बात करते हैं। संवहन क्या होती है, उष्मा संचरण की वह विधि
जिसमें पदार्थ के कण या अणु स्वयं ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करे तो उसको ऊष्मा संचरण कहते हैं, ऊष्मा संवहन कहते हैं। ऊष्मा संवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ का कण खुद गति कर रहा है। जैसे क्लास में होते तो अपन एग्जांपल भी बताते हैं कि जो सबसे फर्स्ट लाइन पर जो लड़का या बच्चा बैठा है उसको मैंने एक कलम दे दिया, चौक दे दी और बोला तू अपने पीछे वाले को दे, पीछे वाले को दे, पीछे वाले को दे, इस तरह से गए। तो क्या ये संवहन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा तो अभी भी वहीं बैठा है। फिर मैंने दूसरी बार उसको चौक दी और बोला तू अब जा और चल के जा खुद, और लास्ट वाली बेंच पे जो बच्चा बैठा हो उसको एक चौक दे दे। तो अब देखना, अगर वो उठ करके गया, उसने चौक दी, तो चौक जो है ना उसको अपन ऊष्मा माने और जो बच्चा है इसको कण माने, तो इस विधि को अपन संवहन कहेंगे। संवहन क्या होती है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण स्वयं गति करके ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, ये संवहन होता है। ओके, तो संवहन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखना, संवहन के एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दैनिक जीवन में संवहन के उदाहरण क्या क्या है। तो दैनिक जीवन में देखना, जैसे समुद्री तथा स्थलीय हवाएं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखना, जैसे आपने देखा भी होगा, भूगोल में आप पढ़ते हो, ये समंदर है और इधर स्थल है, ये समंदर है, इधर स्थल है। तो जैसे ही क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तेज होता है, उस समय यहाँ पर जो है पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होता है और यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती है। ये हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है और इनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती है, और इस तरह से जो संवहनीय धाराएं चलती है, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद सेकंड देखना, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का ऊपर होना। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों पर फ्रिज है, तो जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें जो आइस बॉक्स या फ्रीजर होता है ये इसमें ऊपर की तरफ होता है। किसी के घर पे फ्रिज में फ्रीजर या आइस बॉक्स नीचे की तरफ है क्या? नहीं है, सब में ये आइस बॉक्स ऊपर होता है। तो ये ऊपर ही क्यों रखा जाता है? तो ये इसी के लिए रखा जाता है कि देखना, यहाँ पर ठंडी हवाएं होती है, और यहाँ पर आप मान लो कोई भी पदार्थ रखते हो, जैसे ये मान लो आपने फ्रूट्स ला के रख दिए, तो इनका तापमान जो होगा ये इस फ्रिज के तापमान से तो कम ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर से ला के रखें। तो यहाँ से इसका तापमान बाहर, इसकी ऊष्मा बाहर वातावरण में रिलीज होगी और इसके अंदर गैस भरी होगी। तो गैस के संपर्क में आएगी तो वो जो इसके आसपास की हवा है वो हवा गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के वो हवा ऊपर उठेगी। अब इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर ये ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर ये हवा भी गर्म हो जाएगी इनके संपर्क में, और ये हवा ऊपर उठेगी, और इस तरह से चलता रहेगा। तो देखना दोस्तों, हमेशा ही ऐसा होता है कि आइस बॉक्स ऊपर रहता है और ये जो सामान होते हैं नीचे रखे जाते हैं, कभी उसका उल्टा नहीं होता। क्योंकि मान लो अगर आपने क्या किया, ऐसा फ्रिज बनाया जिसमें आइस बॉक्स नीचे रखा, तो ये रहा आइस बॉक्स, और यहाँ पर आपने ऊपर सामान रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके संपर्क में जो वायु आएगी वो वायु गर्म होगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। अब ऊपर नीचे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, ऊपर ही उठती जा रही है, नीचे वाला ठंडा, ऊपर वाला गर्म हो गया, तो फिर ये फ्रिज सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए आइस बॉक्स में जो होता है, सॉरी फ्रीजर में जो आइस बॉक्स होता है वो ऊपर रखा जाता है। सेम अपने कमरों में भी होता है, जैसे आपके घरों में जो होते हैं ना, खिड़की दरवाजे तो होते हैं, इसके अलावा ऊपर रोशनदान रखे जाते हैं, तो ऊपर की तरफ रोशनदान रखना, ये भी आपके दैनिक जीवन में संवहन का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल देखना, जैसे अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैस का बढ़ना। जैसे आजकल तो वो बल्ब इतने काम में नहीं आते, आज से थोड़े टाइम पहले 1-2 साल पहले भी देखे जा सकते थे अच्छे से, अब इतने उपयोग में नहीं आते। इस तरह का बल्ब देखा होगा आपने, सभी ने देख रखा होगा। तो ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर ये टंगस्टन तंतु का वायर बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, और ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये बल्ब जल्दी गर्म हो जाते हैं। इनके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। अब ये निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं, इसको समझना। जैसे ये बल्ब जलता है, जैसे मान लो ये बल्ब को अपन चालू करें, तो इस तरह से तंतु जो होता है चमकने लगता है, और ये तंतु गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से ये पिघलने का खतरा है इसका, क्योंकि पिघल जाएगा, और पिघलेगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इस समय क्या है, इसके अंदर निष्क्रिय गैस का वातावरण बनाया जाता है, इसमें निष्क्रिय गैसें भरी होती है। ये जैसे ही तंतु गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद ये अपना जो ऊष्मा होती है, अपना जो हीट होती है, ये हीट इस आसपास के इनको दे देता है, वायु को, जो इसके आसपास जो माध्यम प्रयोग कर रखा है, इस निष्क्रिय गैसों को ये दे देता है, और निष्क्रिय गैसें फिर वातावरण में इसको उत्सर्जित करती रहती है। अगर यहाँ पर निर्वात रखते यानी कुछ भी न भरते, तो क्या होता है, फिर ये खुद ही गर्म होकर जल्दी फ्यूज हो जाता है। तो निर्वात नहीं रख सकते, तो आपको कोई निष्क्रिय गैसें भरने की क्या जरूरत है, सादी हवा ही भर दो। तो सादी हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन से टंगस्टन तंतु जो है ना, ये क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, तो भी काम बिगड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर निष्क्रिय गैसें प्रयोग की जाती है। ओके, आगे और बात करते हैं अपन, कुछ और बातें। संवहन तो समझ लिया। संवहन के बाद अपन बात करते हैं दूसरी विधि, चालन। चालन क्या होती है? ऊष्मा संचरण की वह विधि, जैसे संवहन को पहले दिमाग में बिठा लो। संवहन क्या थी कि पदार्थ खुद, जो अणु था वो खुद गति करके दूसरे स्थान पर जा रहा था और ऊष्मा को पहुंचा रहा था, जबकि चालन में ऐसा नहीं होगा।
चालन में ऊष्मा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी, लेकिन अणु जो होंगे वो खुद गति नहीं करेंगे, उनमें कोई वास्तविक विस्थापन नहीं होगा, बल्कि अपने स्थान पर कंपन करेंगे ना, अपनी ऊष्मा पास वाले को ट्रांसफर कर देंगे। तो अणु अपने स्थान पर कंपन करते हैं, इसलिए उनमें कोई वास्तविक विस्थापन नहीं होता है, केवल ऊष्मा पास वाले अणु को ट्रांसफर कर लेते हैं। जस्ट ऐसे जैसे एक बच्चे को चौक दे दी, बोला तू अपने पीछे वाले को दे, तू पीछे वाले को दे, पीछे वाले को दे दे, और लास्ट बच्चे तक चौक पहुंच गई, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला, तो वो चालन विधि होगी। ओके, चालन विधि के बाद अपन देखते हैं दैनिक जीवन में चालन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो दैनिक जीवन में चालन के एग्जाम्पल, जैसे एस्किमो लोग जो होते हैं वो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल कैसे समझना, पहले ये पता होना चाहिए, जो वायु होती है ना, वायु, ये वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु क्या है? वायु ऊष्मा की कुचालक है, ऊष्मा की कुचालक है, यानी वायु ऊष्मा का चालन नहीं करती, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद देखना, एस्किमो लोग दोहरी दीवार के बर्फ के घर बना के उसमें रहते हैं। तो ये देखो इस तरह से इन्होंने अपना घर बनाया, इसमें दीवार कैसी रखी इन्होंने? दोहरी। तो आपको भी पता है दोहरी दीवार है तो बीच में क्या भरी होगी? हवा। तो बीच में ये रही हवा। अब इनके अंदर जो लोग रहेंगे इनका तापमान होगा, इस वजह से यहाँ पर ऊष्मा होगी। अब ये जो ऊष्मा होगी ये ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि बीच का जो माध्यम है हवा, ये हवा जो है कैसी है? ये ऊष्मा के लिए कुचालक होती है हवा, इस वजह से इसका। अगला देखना, हाँ, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन होता है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। वही है, जैसे चीनी का प्याला है और ये एक धातु का प्याला है, तो ये तो रहा धातु वाला प्याला। धातु के प्याले में चाय भरी, तो यहाँ पर तो चाय है और गर्म चाय है, लेकिन इसकी जो ऊष्मा है इसकी किनारों तक पहुँच जाएगी, इसकी जो ऊष्मा होगी किनारों तक पहुँच जाएगी। आप जैसे होठों से छुओगे धातु के प्याले को, वो ज़्यादा ही गर्म लगेगा, होठ जल के मलिंगा जैसे हो जाएंगे। हाँ, अब आगे देखना, अगर आपने चीनी मिट्टी की प्याली में चाय पी, तो यहाँ पर चाय तो गर्म है, लेकिन जो ऊष्मा है ना इस चीनी मिट्टी के इन सिरों तक नहीं पहुँचेगी, आपको किनारे गर्म महसूस नहीं होगी, तब आसानी से चाय पी लोगे। अगला देखना, सर्दियों में लोहे की कुर्सी को छुओ और लकड़ी की कुर्सी को छुओ, दोनों समान तापमान पर होती है, फिर भी जो लोहे की कुर्सी होती है वो ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, लकड़ी की कुर्सी ठंडी महसूस नहीं होती। तो सिंपल, लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, इस वजह से आपको जो लकड़ी जो कुर्सी होती है वो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती और लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी लगती है, जबकि दोनों समान तापमान पर पड़े हुए हैं। ओके, ये इसका चालन का एग्जाम्पल। तीसरा अपन बात करते हैं विकिरण की। तो विकिरण क्या है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। ऊष्मा संचरण की दोनों विधियों में तो माध्यम की आवश्यकता थी, लेकिन विकिरण ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पूर्ण होती है, यानी EM वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा पूर्ण होती है। ओके, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल पूछी जाए तो कितनी होती है? वो प्रकाश की चाल ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। प्रकाश की चाल बोल दो या विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बोल दो, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है विकिरण। ओके, ये ध्यान में रखना है। विकिरण के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो विकिरण के एग्जाम्पल ध्यान में रखना। जो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जीवन में विकिरण के एग्जाम्पल में, बादलों वाली जो रात होती है, उस बादलों वाली रात में आपको जो है गर्मी ज़्यादा लगती है, और स्वच्छ आकाश वाली रात जो होती है इसमें गर्मी कम लगती है। अगर आप गर्मी के दिनों में कभी छत पे सोए हो तो देखना महसूस किया होगा, जिस रात में बादल होते हैं उस रात में गर्मी ज़्यादा होती है। देखना इसका कैसे होता है। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सूरज जो है यहाँ से ऊष्मा आती है, ऊष्मा की विकिरण आती है, और ये विकिरण पृथ्वी पर आती है और टकरा करके वापस चली जाती है। मतलब आपकी पृथ्वी दिन में धीरे धीरे गर्म होती है, और जैसे ही रात होती है तो जितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की उतनी ही ऊष्मा वापस वायुमंडल में और बाहर के ब्रह्मांड में पृथ्वी उत्सर्जित करती रहती है। तो यहाँ से ऊष्मा तो इसने दिन में अवशोषित कर ली, और रात में उसी ऊष्मा को ये पृथ्वी उत्सर्जित करती है। तो इस वजह से रात में जो है धीरे धीरे ठंडी हो जाती है ज़मीन, और दिन में जो है सुबह थोड़ी ठंडी होती है, और दिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है ज़मीन गर्म होती जाती है। अब जिस रात में बादल होंगे, जिस रात में क्या होंगे, इस वायुमंडल में बादल होंगे, क्योंकि दिन में तो ऊष्मा अंदर आ गई थी, अब रात में ऊष्मा बाहर निकलना चाहेगी तो इन बादलों से टकराकर वापस से पृथ्वी पर ही लौट आएगी, तो इसका परावर्तन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस वजह से या ऊष्मा जो है वातावरण में उत्सर्जित नहीं हो पाएगी और ऊष्मा यहीं रह जाएगी, तो रात गर्म महसूस होगी बादलों वाली। और देखना आगे, रेगिस्तान में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। तो बस यही है, क्योंकि विकिरण जो है सूर्य से आ रही है ऊष्मा, इसको ये अच्छे से रेत अवशोषित कर लेती है। जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ओके, तो रेत जो होती है वो ऊष्मा का अवशोषण अच्छे से करती है। तो जैसे दिन ढलता है और सूरज की गर्मी रेत तक पहुंचती है तो रेत फौरन गर्म हो जाती है, तो रेगिस्तान में दिन गर्म होते हैं। अब रात में वही ऊष्मा
बाहर के वातावरण में मुक्त कर दी जाती है तो वापस से रेत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रेगिस्तान में दिन गर्म रात ठंडी होना, ये विकिरण का एग्जाम्पल है। आगे देखना, चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। जैसे थर्मस की बात कर ले तो थर्मस में जो होती है ना, वो सतह जो होती है वो अंदर वाली वो चमकदार होती है। क्यों? क्योंकि ये विकिरणों को परावर्तित करती है। जैसे आपको डायग्रामेटिक समझो, ये थर्मस है, थर्मस के अंदर एक और बोतल होती है इस तरह से, और ये चमकदार सतह की होती है। इसके अंदर आपने चाय भरी तो चाय की जो ऊष्मा होगी विकिरण के रूप में अगर बाहर निकलना चाहे तो ये टकरा करके वापस अंदर ही लौट आएगी, क्योंकि सतह कैसी है? चमकदार है। ये हो गए विकिरण के एग्जाम्पल। अब विकिरण के एग्जाम्पल के बाद इसका एक अनुप्रयोग भी होता है, न्यूटन का शीतलन का नियम। वो मैं कभी भी क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है। हालांकि क्वेश्चन आपके आता नहीं है, लेकिन वो न्यूटन के शीतलन के नियम के बगैर अपन उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा करा रहा हूँ। अगला अपन पढ़ते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। देखना, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मैं पढ़ाता नहीं था। क्वेश्चन ना इस क्वेश्चन की वजह से कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी अभी सोल्व कराएंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी कभी कभार आ जाए तो देख लेना। हाँ, देखना न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है। इसके अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा से होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान में अंतर के समानुपाती होती है। समझना इसको, ये तो जाहिर सी बात होगी, इसको ध्यान से समझना। ये है वस्तु, इसका तापमान है T1, और ये है इसके आसपास का वातावरण जिसका तापमान है T0। हमारे आसपास का वातावरण मान लीजिए T0 तापमान है और वस्तु का तापमान T1 है। तो देखना, अगर आपने देखो जैसे चाय है, चाय को आप ऐसे रख दो तो थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाती है। तो आप ये तो समझ सकते हो कि जो ऊष्मा होती है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान पर जारी होती है। तो वातावरण और इनमें तापांतर होगा, इन दोनों के बीच में तापमान का जो अंतर होगा तभी तो ऊष्मा इधर से उधर जाएगी और दोनों का तापमान समान हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं तापांतर। क्या बोलेंगे? तापांतर। तो इसमें से ऊष्मा निकली, इस वस्तु में से ऊष्मा निकली और बाहर के वातावरण में मिल गई, तो इसको अपन बोलेंगे ऊष्माक्षय। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षय। ऊष्माक्षय जो होगा ये तापांतर के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती? तापांतर के समानुपाती। यानी कि तापांतर, इन दोनों के तापमान में अंतर जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा का क्षय उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। एक चाय का कप है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और एक चाय का कप 50 डिग्री सेल्सियस पर है, और वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सा जो है ऊष्मा का क्षय ज़्यादा होगा? तो देखना लास्ट में, तो जैसे एक तो किस पे था? 100 डिग्री सेल्सियस पर था चाय का कप, और एक 50 डिग्री सेल्सियस पर था चाय का कप। 50 डिग्री सेल्सियस पर था चाय का कप, और वातावरण का तापमान कितना था? वातावरण का तापमान 35 डिग्री था। तुम थोड़े देर बाद देखना दोनों ही चाय ठंडी हो जाएगी और दोनों ही चाय का तापमान कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा वातावरण के बराबर। तो ये 50 से कितना हो गया? 35। तो इसका लॉस कितना हुआ? इसका लॉस देखो 50 से 35, 15 का लॉस हुआ। इसमें देखो 100 से कितना हो गया? 35। तो 100 से 35 कितने का लॉस हो गया? ये 65 का लॉस हो गया इसमें। तो देखो लॉस किस में ज़्यादा हुआ? इधर वाले में। तो तापांतर, तापमान में अंतर इधर ज़्यादा था, जिधर अंतर ज़्यादा था उधर लॉस ज़्यादा हुआ। यानी ऊष्मा का जो क्षय होगा वो तापांतर जितना ज़्यादा होगा उसके समानुपाती होता है। ये तो समझाने वाली बात थी। दूसरी बात एक और समझाता हूँ। जैसे किसी वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, कोई पानी की प्याली भरी है, पानी की उस प्याली का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। बोला जाए 100 से 80 होने में इसको 5 मिनट लगते हैं। कितने? 5 मिनट। अब 80 से 60 होने में कितना लगेगा? तो ध्यान रखना जितना भी लगेगा वो 5 से ज़्यादा ही होगा, यानी 5 प्लस कुछ भी हो सकता है। ये 5 से कम कभी नहीं हो सकता, या 5 भी नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। ओके, इसका एक सूत्र दिया जाता है कि आप कैसे क्या निकालते हो। तो आपको दे रखा है जैसे इतने से इतना तापमान हो गया, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इतने से इतना हो गया, इसमें इतना लग रहा है, तो कैसे करेंगे कि इसमें से इतना होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बटा T बराबर K T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T0। ये एक फॉर्मूला है, इससे ऐसे न्यूटन के शीतलन नियम के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। देखना इसमें T1 T2 क्या है? ये तापमान और ये तापमान जो दिया है इसको अपन T1 T2 मानेंगे। ये जो नीचे का T दिया है इसको अपन समय बोलेंगे, और ये जो T0 है ये वातावरण का तापमान होगा, ये वातावरण का तापमान। और मैं पहले बोल दूँ ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में आती नहीं है, ये बस किसी ने क्वेश्चन किया है इस वजह से मैं करा रहा हूँ। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता नहीं, बट किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो ये रहा वो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कैसे सोल्व करना है। किसी वस्तु को 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होने में 4 मिनट लगते हैं, तो 70 से 40 होने में कितना समय लगेगा? इजी क्वेश्चन है। 100 से 70 होने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो 70 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि वातावरण का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। तो देखना पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 100 से 70 होने में कितना लग रहा है? 4 मिनट। तो 70 से 40 होने में क्या 4 मिनट लगेगा? तो मैं बोल दूँ 4 तो नहीं लगेगा, और 4 से ज़्यादा ही लगेगा, 4 प्लस समथिंग कुछ होगा। तो आपके 4 ऑप्शन दिए जैसे A B C D। एक में दे रखा है 3 मिनट, एक में दे रखा है 2 मिनट, एक में दे रखा है मान लो 1 मिनट, और एक में दे रखा है 7 मिनट। तो आप वैसे ही ध्यान रखना कि 4 तो कभी भी हो नहीं सकता, 4 से ज़्यादा होगा, और ये तीनों ही 4 से कम है, तो राइट आंसर ये वाला चला जाएगा, यानी 4 से ज़्यादा वाला ही टिक करना है। ये तो ट्रिक है इसकी।
अब देखना इसको सोल्व कैसे करना है, सही तरीका पूरा समझना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस इतना होने में कितना टाइम लगा भैया? इतना होने में 4 मिनट लगे, तो ये रहा 4 मिनट। अब देखना 70 से कितना 40 होने में कितना टाइम लगेगा? मान लिया टी मिनट लगते हैं। और यहाँ पर जो है वातावरण का तापमान, यही क्या है? टी नोड। वातावरण का तापमान कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब अपन इसको करते हैं, देखना कैसे करेंगे। 100 से 70 होने में जो लगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, इस जगह पर ये फॉर्मूला लगाएंगे जो भी मैंने पहले बताया था। क्या? T1 माइनस T2 बटा T बराबर K T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T नोड। ये एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखना T1 T2, तो यहाँ पर ये दोनों जो तापमान है ये अपना T1 T2 का काम करेंगे। जो ज़्यादा है उसको T1 मान लो, कम को T2 मान लो। तो 100 माइनस 70 बटा हुआ T कितना है? 4 मिनट, तो ये रहा 4 बराबर K, और ये कितना है? T1 प्लस T2, तो यहाँ पर 100 और 70, तो 100 प्लस 70 बटा हुआ 2 माइनस T नोड। वातावरण का तापमान कितना दिया? 15 डिग्री, तो माइनस 15 कर दो। अब इसको यहीं पर सोल्व कर दो, तो 70 में से मान लो 100 में से 70 गए तो 30 बटा 4 बराबर K। अब देखना ये कितना हो जाएगा? 170 बटा 2 यानी 170 का आधा। 160 का आधा कितना होता है? 80, तो 170 का आधा कितना हो जाएगा? 85, ये रहा 85 माइनस 15। अब देखना ये कितना हो जाएगा? 15 बटा 2, 30 बटा 4 को अपन 15 बटा 2 भी लिख सकते हैं, बराबर K, और ये 85 में से 15 गए तो 80 और 70, तो ये हो गया 70। अब देखना ये 2 इधर चला जाएगा, तो या K की वैल्यू निकाल दे अपन, 15 बराबर K इंटू कितना हो गया? ये इधर चला गया तो 140। ये बोल दो समीकरण नंबर 1। ओके, अब अपन यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, इसको अलग कलर से बताता हूँ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अभी तक तो समीकरण 1 बनी है। अब 70 से 40 होने में कितना समय लगता है ये अपने को निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? यहीं पर वापस ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। T1 माइनस T2 बटा T बराबर K कोष्टक T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T नोड। तो T1 T2 यहाँ पर ये 70 और 40 ये काम करेंगे, तो 70 माइनस 40 बटा हुआ T, और यहाँ पर T कितना है जो अपने को ज्ञात करना है, तो T ही लिख दो इसको, बराबर K, ये रहा K, और T1 प्लस T2 यानी कि 70 प्लस 40 बटा हुआ 2 माइनस T नोड। वातावरण का तापमान कितना है? ये रहा 15 डिग्री, तो ये रहा 15। अब देखना यहाँ पर 70 में से 40 गए तो 30 बचे, 30 बटा T बराबर K। अब ये जो K है अपन K की जगह यहाँ पर ये K की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से K की वैल्यू अपन कितनी निकाल सकते हैं? K बराबर ऐसे लिख सकते हैं 15 बटा 140, तो ये रहा 15 बटा 140, तो ये K की जगह अपन लिख देंगे 15 बटा 140। हाँ, आगे अंदर 70 और 40 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 110 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 55, तो ये रहा 55 माइनस 15। अब आप इसको अपन सोल्व करते हैं, तो देखना दोस्तों 30 और ये 15 इसको यहाँ पे काट ही देते हैं, अंडू। देखो अरे क्या है, देखना ये है 15 एकम 15 और ये 15 दूनी 30, तो ये कितना आ गया? 2 बटा हुआ T बराबर 1 बटा हुआ 140 इंटू, देखना 55 में से कितने जा रहे हैं? 15, तो 55 में से 5 गए तो 50, और 50 में से 10 गए तो 40, तो ये रहा 40। 1 0 से ये 1 0 गया, और ये कटा 1 बार, ये कटा 2 बार। तो अब देखना यहाँ पर T जो होगा ये कितना हो जाएगा? 14 बटा 2, और 14 बटा 2 कितना होता है? 7 मिनट। तो ये आ गया आपका आंसर 7 मिनट है ना। तो देखना मैंने पहले ही बताया था कि ये 4 मिनट लग रहा है तो 4 से ज़्यादा ही होगा, तो 4 से ज़्यादा वाला ऑप्शन वैसे ही अपन टिक कर सकते थे। तो देखना ये जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, देख मेरे भाई तेरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने उस दिन कराया नहीं था। आगे भी ध्यान रखना, बाई चांस आ जाए तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? ये रहा T1 माइनस T2 बटा T बराबर K T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T नोड। ओके, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं अपन। तापीय प्रसार क्या होता है? अब तापीय प्रसार में क्लास की तरह डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, इतना ध्यान रख लो। तापीय प्रसार क्या होता है? किसी वस्तु को उष्मा दो, तो उष्मा देने पर उसके आकार, आकृति, आयतन में वृद्धि होती है, इसको तापीय प्रसार कहते हैं, या ऊष्मीय प्रसार भी इसी को कहा जाता है। ये तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है 3 प्रकार का होता है जो तापीय प्रसार, एक तो होता है उसकी लंबाई में वृद्धि कर दे, इसको क्या बोलेंगे?
एक होता है उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे, उसको क्या बोलेंगे, और एक होता है उसके आयतन में वृद्धि कर दे, उसको क्या बोलेंगे। तो वो तापीय प्रसार जो उसकी लंबाई में वृद्धि कर दे उसको बोलेंगे रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार। दूसरा जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे उसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार, और एक आयतन में वृद्धि कर दे उसको बोलेंगे आयतन प्रसार। ओके, जैसे एक छड़ है, इसको आपने गर्म किया तो छड़ की लंबाई बढ़ गई, तो इसमें क्या हुआ, रेखीय प्रसार। ऐसे एक स्लेट है, इसको आपने गर्म किया तो स्लेट की लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गए, क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रीय प्रसार। कोई घन है या कोई भी 3D त्रिविमीय वस्तु है, इसको आपने गर्म किया तो इसका आयतन बढ़ गया इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार। तो इन तीनों के लिए गुणांक परिभाषित किए जाते हैं। क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है, और आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है। एग्जाम में आने लगे यहाँ से एक ही क्वेश्चन है कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा कितना होता है। सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसमें अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3 होता है, सीधा ही रट लो। ओके, बाकी डेरिवेशन तो एक क्लास में कराते ही हम लोग। हाँ, तो देखना अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा कितना होता है, 1:2:3, यहाँ से आने वाला सीधा क्वेश्चन। ओके, आगे देखना जो आपका तापीय प्रसार, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे रेल की पटरियाँ। देखना रेल की पटरियाँ कैसे एग्जाम्पल है। ये आपने रेल की पटरियाँ अगर देखी हो तो ऐसे एक पटरी खत्म हो रही है और ये पटरी इधर से ऐसा ज्वाइंट रहती है ना। तो जहाँ पर ज्वाइंट होती है उनके ज्वाइंट के बीच में यहाँ पर हल्की सी खाली जगह छोड़ जाती है। ये खाली जगह क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि गर्मी की वजह से ये लंबाई में बढ़ जाती है और सर्दियों में थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो गर्मियों में बढ़ेगी तो इनको बढ़ने की अगर जगह नहीं मिली तो रेल की पटरियाँ इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी। तो टेढ़ी ना हो इस वजह से यहाँ पर खाली जगह छोड़ी जाती है रेल की पटरियों पर। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखना, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाना। जैसे आपने देखा होगा ये बैलगाड़ी का पहिया होता है, इसके ऊपर लोहे की जो रिम चढ़ाई जाती है, इसका जो व्यास होता है इस बैलगाड़ी के पहिए के व्यास से भी कम होता है। तो फिर इसके ऊपर कैसे चढ़ता है, तो इस रिम को गर्म कर देते हैं जिससे इसका व्यास थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर इसके ऊपर चढ़ा के वापस ठंडा कर दे तो इसको अच्छे से जकड़ लेती है। ये बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाना इसी का एग्जाम्पल है। जैसे एक आप देख सकते हो द्विधातु पत्ती, ये क्या होती है, दो धातुओं की एक पत्ती बनाई जाती है। ये दोनों धातुआं जो होती है इन दोनों के गुण अलग अलग होंगे। तो आप किसी इसको गर्म करोगे तो एक धातु की तो लंबाई में कम वृद्धि होगी, एक धातु की लंबाई में ज़्यादा वृद्धि होगी। इस कारण ये क्या होगी, हल्की सी घुमावदार हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस में किया जाता है, इसका अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक प्रेस में किया जाता है। ओके, तो द्विधातु पत्ती भी तापीय प्रसार का उदाहरण है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए द्विधातु पत्ती किसका उदाहरण है, तो तापीय प्रसार का है ना, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं जल का असंगत प्रसार। ये क्या होता है समझना इसको, जल का असंगत प्रसार। जो वाटर होता है, जल होता है, ये एक विशेष गुण दर्शाता है। आप कभी भी देखना, अभी बोला कि आप किसी भी वस्तु को गर्म करो तो वस्तुओं को गर्म करने पर उसका आकार, आकृति, आयतन सब कुछ बढ़ता है। तो जल के साथ या दूसरे द्रवों के साथ भी ये होता है। लेकिन जल का विशेष गुण ये है कि आप उसको 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करो तब तक तो उसका आयतन घटेगा और 4 के बाद इसका आयतन बढ़ेगा। तो जल का जो आयतन होता है, आयतन और ताप के बीच में अपन ग्राफ खींचे तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य जल का आयतन घटता है और 4 के बाद में लगातार बढ़ता है। तो जल का न्यूनतम तापमान कितने पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस ये जल का न्यूनतम तापमान है। ये न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन कितना होता है, जल कितने तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का न्यूनतम आयतन होता है। अब आयतन के अपोजिट होता है घनत्व। तो घनत्व का ग्राफ जस्ट ऐसे ही होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा इस तरह से। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये रहा 4 डिग्री सेल्सियस, और जल को जैसे जैसे गर्म किया जाएगा इसका घनत्व बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, फिर इसका घनत्व वापस से घटना शुरू हो जाएगा। तो जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है, अधिकतम घनत्व तो वो 4 डिग्री तापमान पर होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, हजारों बार। जल का न्यूनतम आयतन किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और 4 डिग्री सेल्सियस से याद रखना, कल को 4 केल्विन दे दिया तो टिक मत कर देना, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, तभी आंसर सही होगा। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।